प्रोफेशनल नहीं होता अविनाश तो एक शो के बाद में मैं दूसरा शो उसके साथ में नहीं करता। और इसी जवाब में आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है कि क्या उसको शो से निकाला गया है। चाहत से भी कोई तकलीफ नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो बिग बॉस के सेट के अंदर हुई उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्पेशली जब चाहत की मम्मी आई थी और उसने बहुत गलत गलत शब्द चाहत के रोकने तक भी यूज़ किया। एल्विश के टेक से बहुत बड़ी एक बेसिक कोर में एक तकलीफ है। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में इस वक्त अविनाश के प्रोड्यूसर जो अभी अभी घर में होकर आए हैं और कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अपने पीओवी उनके गेम के ऊपर रखकर आए हैं। क्या कहेंगे विदराज, क्या है आपका पीओवी इस वक्त अविनाश के गेम के ऊपर? और सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैजान, थैंक्स फॉर आस्किंग। सब लोग अविनाश की बातें कर रहे हैं, सो आई कुड इमेजिन कि आप मुझे पूछना भूल जाएंगे कैसे हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड अविनाश भी बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक अविनाश के ऊपर पीओवी की बात चल रही है कि मैं जान सकता हूँ कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं कि अविनाश के ऊपर मेरा क्या पीओवी है। ओके, मेरा पीओवी का मतलब ये था कि मतलब घर में आप मिलकर आए हैं और कई सारे उनके ऊपर इस वक्त एलिगेशंस लग रहे हैं कि आर्टिस्ट प्रोफेशनल नहीं है, वोमेनाइजर है, सेट पे से निकाला गया। क्योंकि अगर जब सेट की हम बात करें ना तो सबसे पहले उसमें आते हैं मेकर्स, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है, वो ज़्यादा जानते हैं अपने टैलेंट को, अपने बंदे को कि उनका आपसी बॉन्ड क्या है। आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि शो से निकाला गया उन्हें? ओके, तो तीन चीज़ें आपने रेज की, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इस सवाल का सबसे सही जवाब देने का हक शायद मैं ही रखता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ 2 शो किए हुए हैं। सो पहली बात की प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो प्रोफेशनल नहीं होता अविनाश तो एक शो के बाद में मैं दूसरा शो उसके साथ में नहीं करता। और इसी जवाब में आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है कि क्या उसको शो से निकाला गया है। अगर उसको शो से निकालने की नौबत किसी भी रीज़न से आती तो मैं उसको दूसरे शो पे क्यों रिपीट करता। तीसरा अपने बात बोला कि वो वुमेनाइज़र है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मुद्दा निकला है, क्योंकि ये मुद्दा निकला है तो इससे बहुत क्लियर होता है कि कितना आसान होता है आज के टाइम पे किसी भी लड़के के ऊपर में, किसी भी लड़की के थ्रू में ये शब्द को यूज़ कर लेना। ये शब्द छोटा सा लगता है वुमेनाइज़र, लेकिन इसके कॉनोटेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। पूरी की पूरी एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना एक लड़के के लिए बहुत ही आसान हो गया है। आई थिंक कि ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं लड़कियों के ऊपर होने वाली तकलीफ़ों की, लेकिन लड़कियों की जैसे इज्जत इम्पॉर्टेंट होती है, लड़कों की भी होती है। और ये जो वुमेनाइज़र वर्ड कहा जा रहा है, जो भी अविनाश को जानता है दूर से पास से, वो इस बात को ज़रा सा भी नहीं मानेगा कि वो वुमेनाइज़र है। इंक्लूडिंग द पीपल, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिटर्स जो घर पे है, जो बिग बॉस के घर पे है, वो भी नहीं मानते हैं कि वो वुमेनाइज़र है। सो इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। ओके, घर के अंदर आपके 2 एक्टर गए, कई सारी बातें उनके बीच में हुई, कई सारी चीज़ें उन्होंने वर्ड्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए कि सेट पर गिफ्ट्स आया करते थे, सेट पे उन्होंने बोला कि यार कि तुम्हारा जो लड़कियों के प्रति जो व्यवहार जो था, तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाया करते थे। चाहत और अविनाश की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब बिग बॉस के सेट पर सेट की बातें आ रही थी? मतलब बिग बॉस के सेट की बातें आ रही है तो अच्छा ही लगता है यार, आपके शो के बारे में बात करिए। आजकल का टाइम ऐसा है कि जितना आपके बारे में बात की जाए अच्छा ही रहता है। जहाँ तक कि मुद्दों की बात है, मुझे चाहत से भी कोई तकलीफ नहीं है। चाहत ने मेरे साथ जो शो किया वो 1000 एपिसोड तक मेरे साथ रही है, ट्रूली प्रोफेशनल लड़की रही है। कुछ कुछ चीज़ें जो बिग बॉस के सेट के अंदर हुई उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर जहाँ पे वो एक्टर थी मुझे उससे कोई भी तकलीफ नहीं थी। बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके प्रोफेशनली उसने हमारा साथ दिया और हमने भी एज ए प्रोफेशनल जितना हो सकता है उसका साथ दिया हुआ है। और जो घर में एक फ़ोटो दिखाई गई थी, जहाँ पे एक फ़ोटो आई थी जहाँ पे चाहत के और अविनाश का ऐसा था कि भाई कि मैं जानता हूँ यार कि अगर मैं बोलने पा जाऊँगा तो बहुत कुछ बोल दूँगा। क्या रिएक्शन था आपके उसके ऊपर? सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको पुश किया गया अविनाश को। अविनाश ये चीज़ कभी नहीं कहता करता, लेकिन बहुत पुश किया गया। स्पेशली जब चाहत की मम्मी आई थी, चाहत तब भी शायद एक सीमा को, दायरा को मेंटेन कर रही थी, उसकी मम्मी बिल्कुल ही खुल कर आई। उसने बहुत गलत गलत शब्द चाहत के रोकने तक भी यूज़ किया। तो आई गेस कोई भी इंसान होगा, कितने समय तक एक जेंटलमैन आप रह सकते हो जब आपको बिल्कुल धक्का दे दिया जाएगा। तो एक इंसान के नाते हम उसको जज नहीं कर सकते हैं कि उसने वो क्यों, आइडियली स्पीकिंग नहीं बोलना चाहिए था तब भी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि कोई भी इंसान रिएक्ट कर सकता था। तो फाइनली मैं उसके साथ में हूँ कि जब उसकी प्रतिक्रिया निकली तब भी उसने कहीं तो उस चीज़ को मेंटेन किया कि उसने ना नाम बोला ना काम बोला। वो सब चीज़ें तो बाहर किसी और तरीके से बाहर आए, वो सब चीज़ें तो सलमान सर ने सामने आकर बोली। अविनाश ने तो बस एक हिंट दिया था कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है। सो आई डोंट थिंक उसने कुछ भी गलत किया। कोई, वो भी इंसान है हमारे आपकी तरह, और वो सिचुएशन ऐसी आएगी तो कोई भी ऐसे रिएक्ट कर सकता है। एक बात है जो स्टार्टिंग में की गई और चाहत कहती है कि अपने शो की मैं हीरो भी मैं, हीरोइन भी मैं, सब कुछ मैं हूँ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए,
शुरू में जब मैं सच में बताऊं, जब मैं पहली बार ये सुना था चाहत की मुँह से, मुझे एक्चुअली क्यूट लगा था कि इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक डेली सोप में एक फीमेल लीड कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये हम सब जानते हैं, और चाहत ने इस काम को पूरी तरीके से निभाया था। जब वो ये कह रही थी तो मुझे ये नहीं लग रहा था कोई गुरूर, कोई घमंड, कोई मुझको अपने आप से कम्पीट कर रही है। उसके मुँह से ये क्यूट सा लग रहा था। हाँ मतलब बिल्कुल मैं मानूंगा कि मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं वो मेरे प्रोडक्शन को, मेरे सेट को अपना समझे, तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। उसको जितना ट्विस्ट किया गया, घुमाया गया, जिस तरीके से बोला गया, वो और लोगों के रिएक्शन थे। आई डोंट थिंक कि जब चाहत ने ऐसा कहा था तो कोई ऐसा कुछ मीन करके कहा था जहाँ पे वो इस चीज़ को सीरियसली कह रही थी। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत एरोगेंट साउंड होता है यार कि सब कुछ मैं हूँ, शो चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, और कई सारे लड़के आए, कई सारे हीरो गए, लेकिन बनी रही तो सिर्फ चाहत बनी रही उस शो के अंदर। पॉइंट इज दैट की फैक्ट तो सही है। हीरो 3 आए थे शो से, सब लोग गए थे, चाहत बनी रही थी, कभी कभी कहानी की डिमांड होती थी अलग अलग तरीक़ों से, तो ठीक है। लेकिन देखिए ये शो भी तो बड़बोलों का शो है ना। कौन सा बंदा है जो यहाँ पे आकर मैं लाडला हूँ, विवियन ने बोल दिया, मैं करण मेहरा इस घर का, उसने बोल दिया, हर कोई बोलता रहता है। तो उसने ये चीज़ बोली, मुझसे लोगों को कैसा लगा वो उनका ओपिनियन हो सकता है, मुझको पर्सनली उस स्टेटमेंट से चाहत की ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। घर के अंदर अगर आपको चाहत को सपोर्ट करने के लिए बुलाते तो क्या आप उनके लिए भी जाते या सिर्फ अविनाश के लिए ही जाते? अब चाहत की मम्मी के आने के पहले बुलाते तो चला जाता, चाहत की मम्मी के आने के बाद बुलाते तो शायद मैं सोचता जाने के लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद वो सुनकर, चाहत की मम्मी से वो सुनकर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। तो शायद उस पर मेरा स्टैंड रहता कि मैं इतना सपोर्ट नहीं कर पाता उस बात पे। अविनाश के लिए फुल ऑन पूरे के, और ये सपोर्ट भी अंधा सपोर्ट नहीं है जैसे अलविश रजत को कर रहे हैं। बिल्कुल देखकर उस खेल के पर्सपेक्टिव में जैसा मुझे दिखा, वो सपोर्ट अविनाश के लिए उस तरह से है जो मुझे एक कंप्लीट पैकेज के रूप में नज़र आया। मतलब आई डोंट नो कि कभी ऐसा, मैंने सारे सीजन्स देखे नहीं हैं बिग बॉस के, ये इकलौता सीज़न जो मैंने पूरा फॉलो किया है बिकॉज ऑफ अविनाश एंड चाहत। लेकिन एक जो कंप्लीट पैकेज होता है कि भाई डांसर भी अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है, वो जो मिमिक्री करता है वो तो मतलब बड़े से बड़े लोग उसको कम्पीट करने में पीछे छूट जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर, प्लस भाई लोग म्यूज़िक पे डांस करते हैं, ये बंदा स्नोर पे डांस कर सकता है। तो आई थिंक टैलेंट दूसरे लेवल का है, फुल सिंगल मैन पैकेज है। रोमांटिक हीरो भी बन सकता है और वक्त आने पे विलन भी बन सकता है, विच वॉज लाइक अ वेरी क्यूट प्ले अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जी आपको ऐसा लगता है यार कि किसी लड़की को लेकर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मेरी बॉडी देखना चाहती है, इसके मेरे को लेकर थॉट्स अलग हैं यार, कई सारी चीज़ें हैं, और अगर किसी की माँ अगर आके उसके लिए स्टैंड ले रही है तो उसमें क्या लगता है आपको कि इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो इसका बहुत ही प्लेस है बिल्कुल। इफ़ यू आस्क मी, दैट वॉज अ जोक इन अ वेरी बैड टेस्ट, बट एक्चुअली इसमें शब्द क्या है, वो जोक ही था। देखिए आप उस घर के अंदर ना आपके पास में स्क्रिप्ट है ना कुछ भी, आप ही को दिमाग लगाना है कि आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे इस खेल को, मज़ेदार कैसे बनाओगे, एंगल कैसे बनाओगे। तो हर कोई 10 चीज़ें ट्राई करता है, कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लगती। अब किसी ने सोचा था कि वो छोटी सी आलू की टिक्की के ऊपर में वो पूरा का पूरा अविनाश उसको मुद्दा बनाएगा और सारा का सारा बिग बॉस का परिवार गैल्वनाइज हो जाएगा उसके कारण, तो वो राइट लग गया। लेकिन जब उसने ये वाला जोक बोला जो कि बहुत क्लियर है, भद्दा मजाक था लेकिन मजाक ही था जो सही लैंड नहीं किया। लेकिन जब अविनाश की जब चाहत की मम्मी आती है तब वो मजाक नहीं कर रही थी, दैट वॉज रियली इंटेंटेड टू हर्ट अ पर्सन। जब आप उसको वोमनाइजर कह रहे हो और गंदा कह रहे हो, उसका मजाक था, भद्दा मजाक था। मैं अविनाश को भी बोलूँगा कि यू शुड हैव अवॉइडेड दैट। लेकिन जो उसकी मम्मी कह रही थी जान के इंटेंट से, और आप कह सकते हैं कि तुमने क्यों कहा, ये क्यों मजाक होता है क्या, लेकिन आकर तुम वोमनाइजर हो, तुम्हारी बहुत लड़कियाँ दोस्त हैं, ये सब कहना बहुत गंदी बात होती है। तो यस, मैं बिल्कुल उस स्टेटमेंट से अविनाश के ओके नहीं हूँ, बट फॉर मी इट वॉज जस्ट ए बैड जोक विच लाइक लैंडेड बैडली। बड़े से बड़े कपिल शर्मा और बड़े से बड़े लोगों के भी जोक कभी कभी बैड लैंड कर सकते हैं, सो इट वॉज जस्ट दैट फॉर मी। प्रोड्यूसर का क्या टेक होता है, प्रोड्यूसर का कितना लॉस होता है जब दो एक्टर्स की ना आपस में बनती नहीं है, और कहाँ से इस लड़ाई की शुरुआत हुई? ईगो क्लैश है, एटीट्यूड है, या स्क्रीन स्पेस को लेके प्रॉब्लम हुई? जहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कई सारे इंटरव्यूज़ हैं, कई सारे लोग जो दोनों पहले भी एक शो साथ में कर चुके हैं दोनों, और फिर उसके बाद में ये दूसरा शो था जहाँ पे दोनों के दोनों साथ में आते हैं, देन काम करते हैं, फिर चीज़ें अचानक से आके बिगड़ने लगती हैं। क्या कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने भी कभी ना कभी इस बात को उठाया होगा, आप तक भी ये बातें पहुँचती होंगी। शो पे बहुत सारे लोग होते हैं, एपीज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और भी कई सारे सेट पर जो एडीज़ वगैरह होते हैं, वो आपको बोलते होंगे कि यार कि प्रोडक्शन में ये चल रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, और हमें कहीं ना कहीं हमारे काम पे इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हो रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहाँ से इस लड़ाई की शुरुआत हुई है, अगर मैं जानना चाहूँ तो? ठीक है, देखिए अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि उस लड़ाई के लिए अविनाश को निकाला गया शो से, तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अविनाश और चाहत डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी
बहुत ज़्यादा नहीं पटती थी, लेकिन कभी उनका नहीं पटना हमारे शो पे, हमारे स्केड्यूल पे, हमारे सेट पे कभी भी इफेक्ट नहीं किया। जो रीज़न अगर आप जानना चाहोगे, बहुत ही सिंपल प्लेन रीज़न था। एक पॉइंट पे हम लोग डेली सोप में जो मोस्टली होती हैं कहानियाँ, और हमारी भी कहानी उससे अलग नहीं थी, हम लड़की की जर्नी को फॉलो करते हैं। तो जैसे ये शो चाहत की जर्नी को फॉलो कर रहा था, तो एक पॉइंट के बाद में अविनाश का काम जो होता है वो थोड़ा सा, उसका टेक थोड़ा सा ठंडा हो गया था, क्योंकि वो चाहत पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। एंड एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, उसको ये चीज़ बॉदर कर रही थी, जिसके लिए वो उसने आकर बिल्कुल प्रोफेशनली हमसे बात की, और हमने उसको इस बात को समझा, और इस बात को, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, राइटर भी हूँ, तो मैं इस बात को समझा कि उसका रोल अभी आगे जाकर शायद बहुत निखर के नहीं आने वाला, सो विल लेट हिम गो। सो इट वाज एज सिंपल एंड एज प्रोफेशनल एज दैट। उसमें वजह बिल्कुल भी ये नहीं थी कि वो लड़ाई हुई है और हमको अविनाश का बलिदान कर देना पड़ा है। दैट नेवर हैपेंड। तो फिर क्यों दोनों की बातचीत बंद हुई? क्यों दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करना चाहते यहाँ पे? एक दोनों की लाइकनेस थी एक दूसरे के प्रति, ऐसा कह सकते हैं? मतलब मुझे नहीं लगता है, दो लोगों के बीच में क्या चलता है वो दो लोग ही जानते हैं, बट आई डू नॉट थिंक कि ऐसी कोई लाइकनेस थी दोनों की एक दूसरे के प्रति। आई थिंक कि दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटीज़ हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली दिखता भी है हमको स्क्रीन के ऊपर में। बिग बॉस में इतने 100 दिनों में हमको दिखा भी है, तो उस वजह से अब 12 घंटे काम कर रहे हो, पर्सनैलिटी सेम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ ही पूरे टाइम काम करना है, तो थोड़ी खिटपिट हो सकती है। बट इट वॉज जस्ट अ वेरी, कभी कभार मैं बोलूँ या 500 एपिसोड में जब दोनों साथ में थे, लाइक 1.5 साल के आसपास साथ में थे, तो 2-3 बार वो खिटपिट की आवाज़ सेट पे या प्रोडक्शन तक पहुंची भी थी, बट इट नेवर लाइक, कभी भी उसने पार नहीं किया था, कभी भी कोई सीमा को पार नहीं हुआ था वो लड़ाई नेवर अफेक्टेड माई शो। बाकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहनी चाहिए, लोग सेट पे नहीं तो बोर हो जाते हैं, मन लगे रहना चाहिए सबका। आपके पास में क्या क्या कंप्लेंट्स आई हैं दोनों की? अगर हम बात करें तो किस तरह के मुद्दे आप तक पहुँचे हैं, और कैसे वो आप उन बातों से रूबरू हुए हैं? क्या फ़ोन्स आए कि भाई ये एक्टर ये बोल रहा है या ये बोल रहा है? क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे एक और एक्टर का कहना है, एक और यहाँ पे अर्जुन दलाल, यहाँ पे एक और जो आपके एक्टर हैं, उनकी खबरें ऐसी थी कि शायद चाहत की उनसे भी नहीं बनती थी। देखिए, मैं सच में बता रहा हूँ फैज़ान, बिल्कुल मन से, कि इतना छोटा हुआ होगा ना वो मुद्दा कि मुझ तक कभी पहुंचा ही नहीं कि अविनाश और चाहत के बीच में क्या लड़ाइयाँ होती थी। मेरी टीम ने ही हैंडल कर लिया था। सो इफ़ यू आस्क मी, आई रियली डू नॉट नो कि ये हो गया, इसके लिए लड़ाई हो गई, और तो इट नेवर बिकेम दैट बिग कि मुझ तक पहुँचे वो बात। तो कभी वो बात उतनी बड़ी नहीं थी। जहाँ तक अर्जुन की बात है, अगेन मुझे नहीं अर्जुन का भी पता कि ये क्या। ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक और नाम है यहाँ पे अलीशा। ओके, अब ये अब अविनाश से अर्जुन से अलीशा, जहाँ पे कहा जाता था कि उनसे भी उनकी नहीं बनती थी। मतलब एक ही बंदी की सेट के ऊपर इतने सारे लोगों से पंगे, तो क्या कहा जाए? मतलब यहाँ पे एक बॉसी नेचर है उनका, या जो भी हूँ मैं हूँ वो नेचर है? देखिए फैज़ान, ये ना काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है हमारी। कोई एक इंसान है जो रह रहा है इतने समय से एज ए लीड एक्टर था, फिर आलिशा आई, अच्छा काम करती है, अच्छा है, तो एक, मैं कह रहा हूँ, पढ़ती नहीं पढ़ती से ज़्यादा एक प्रोफेशनलिज्म होता है जो लोगों को एक डिस्टेंस बना देता है। तो अगेन एज ए सेड कि इन दोनों के बीच में पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी, वो कभी एज ए प्रोड्यूसर कभी मुझे उस चीज़ का हर्ट नहीं हुआ, हानि नहीं पहुंची। तो आगे पीछे लोग हर कोई मिले और 100 के 100 लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो जाए, ये तो ज़रूरी नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल, ऑर्गेनिक, कभी तकलीफ देने वाले लेवल की नहीं हुई है। जहाँ तक चाहत की बात है कि उनकी बहुत एरोगेंट थी, आई डोंट थिंक एरोगेंट थी। थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट सबके बीच में होना चाहिए लाइफ के अंदर में। एक्टर है, अच्छा कर रही है, एक शो की मेन लीड है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ आपका व्हाट डू आई से, कॉन्फिडेंस होता है, ईगो होता है, जो सब में होना चाहिए, तो वो था। कभी परचम, मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत, तो मैं चाहत के लिए बस एक वर्ड कहूँगा, आप ऐसा फैज़ान बाबर निकालना सोच रहे हो कि ऐसा कुछ निकलेगा कि कुछ नेगेटिव निकले, ऐसे मुझे जो शो पे हुआ मुझे तकलीफ है, लेकिन एज एन एक्टर मैं बोलूँगा, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है। 1000 एपिसोड मामूली बात नहीं होती, 1000 एपिसोड तक आते थे, बड़े बड़े एक्टर्स का दिमाग थोड़ा फिर जाता, कहीं और पहुंच आज जाता। के वक्त में 1000 तक पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा वो नंबर तो है। अलग बात है, लेकिन वो 1000 तक पहुंचते पहुंचते जो एक्टर्स होते हैं, जो मेन लीड होते हैं, उनका दिमाग हमने बहुत बार देखा किसी और आसमान पे पहुंच जाता है। चाहत वॉज नॉट दैट। चाहत डे 1 से डे एंड तक वो उसी कमिटमेंट के साथ काम करती रही है। तो एज ए प्रोड्यूसर फॉर दैट शो, चाहत, मतलब कल को कोई शो ऐसा बन पाएगा तो आंख बंद करके मैं चाहत को कास्ट कर सकता हूँ। दिल दुखा आपका जब शो ऑफ एयर गया? देखिए, वो शो मतलब बच्चे ही होते हैं हमारे, तो ऑफ एयर तो जाएगा, तो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए क्रिएटर 3-3.5 साल तक शो गया था, तो दिल तो दुखेगा ही, बट इतना समझ भी है कि इन सब चीज़ों का ख़त्म होना भी कभी ना कभी होता है। और 1000 एपिसोड की जर्नी हुई थी, सो आई वाज लाइक मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि ठीक है, कोई चीज़ आएगी तो जाएगी भी, ऐसा क्या है। सेट की जो कंट्रोवर्सीज जो होती हैं, सेट की जो बातें होती हैं, प्रोड्यूसर्स किस तरह से डील करते हैं वहाँ पे? क्योंकि
हर इंसान अपनी नज़र में ठीक है, हर इंसान का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई इंसान आ रहा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, कोई और आ रहा है वो अपना पीओवी रख रहा है। यहाँ पे एक मेकर्स उसके लिए किसी एक मैटर को निपटाना या एक नतीजे पे पहुँचना कितना मुश्किल हो पाता है। मुझे बीच में यहाँ पे एक और नाम भी आ रहा था, मैं इसमें यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अरिजीत को भी शो से इसलिए निकाला गया क्योंकि शायद उनका भी एक ईगो और एक एटीट्यूड प्रॉब्लम था। आई डोंट नो ये क्या बातें हैं, ये सारे के सारे सब एक बाहर की बातें हैं जो एक अलग अलग एक रूमर्स हैं जो एक्टर्स को लेके चलते हैं, एक शो को लेके चलते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? अरिजीत का मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कैंडिडली तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। वो शो कर रहा था, अच्छा कर रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, बट उसके दिमाग में आ गया कि शायद जिस चैनल के लिए वो शो कर रहा है शायद वो उतना बड़ा चैनल नहीं उसके कैलिबर का। सो ही टुक हिज डिसीजन। आई वाज नॉट, वो मुझे थोड़ा सा हर्ट किया था कि भाई आपको साइन करने से पहले ये सोचना चाहिए था। और प्लस जो जिस चैनल की बात करें वो चैनल बहुत ही अच्छा कर रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम देकर रखा हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा हर्ट किया था। अरिजीत वाली चीज़ को मैं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी अगर आपका सवाल क्या था अभी किस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में होता? जब इस तरह की जब बातें आती हैं एक प्रोड्यूसर की बात में तो वो कैसे डील करते हैं? लाइक अब जैसे आपने अरिजीत का जो बताया, देखिए मैंने अपनी टीम बहुत स्ट्रांग रखी हुई है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये बात मुझ तक कम से कम पहुँचे। मैं राइटर भी हूँ तो मैं अपना ध्यान क्रिएटिविटी और राइटिंग के ऊपर मैं ज़्यादा रखना चाहता हूँ, इस पर नहीं रखना चाहता हूँ। तो मेरा सेटअप, लोगों का सेटअप कैसे काम करता है, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम मैं लोगों की इस पर्सनल वाली इक्वेशंस में और उसमें घुसूँ। लेकिन मैटर सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि मोस्टली 90% ऑफ मैटर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पे होता है कि इसने बात नहीं करते हैं लोग और अपनी ईगो में रह जाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन की वजह से होता है। तो जो हमारा सेटअप ये होता है कि जब भी कोई मुद्दा होता है दो लोगों के बीच में, तो दो लोगों के साथ आराम से बैठ के पहले कान पे सुन के इसकी सुन के उसकी सुन के नहीं करते हैं, हम उनके साथ में बैठकर उनकी बात को समझते हैं, फिर दोनों जन को सामने बैठाते हैं। सॉल्व हुआ तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरी शूटिंग पे इफेक्ट ना होने पाए, बाकी आपने घर में जाकर जो करना करो। एक पॉइंट के बाद मैं किसी का पापा मम्मी नहीं हूँ, जिसको जो करना होता है वो करेगा, मेरा शूटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए बस। एक और बात यहाँ पे अविनाश ने की हुई थी, सेट पे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आया करते थे चाहत के लिए। मतलब फिर आते होंगे भाई, एक्टर है तो आते होंगे गिफ्ट, सबके आते हैं, फैन क्लब्स होते आते होंगे, लेकिन वो कोई स्पेशल पर्सन से आ रहे अगर आपका इशारा वो तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। आप लोगों के साथ मैंने भी टीवी पे देखा वो केक वेक वाली फोटो, सो मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद मेरे सेट से ही आई थी वो केक वाली फोटो, बट आई हैड नो आइडिया। बट सेट पर थी वो फोटो, वो उस फोटो के बारे में कोई जिक्र चला आपके ग्रुप में या आपकी टीम से किसी ने अगर उसके ऊपर बात की हो? क्योंकि उनकी फैमिली का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं वो किसी शॉट के दौरान की वो फोटो है और किसी को एक्टर का वो केक था वहाँ पे और उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पे करण ने एक बार जिक्र भी किया। चाहत वहाँ पे कहती है कि यार कि मैं तो बहुत बिजी एक्ट्रेस हूँ और मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो करण वहाँ पे ये कहते हैं मजाक के वे में कि यार कि तुम इतनी बिजी एक्टर हो लेकिन तुम्हारे पास में इतना टाइम मिल जाता है कि तुम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाओ, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती हैं और फिर दोनों में एक फाइट हो जाती है। देखिए बहुत पर्सनल है इनके क्वेश्चन, आई रियली थिंक कि बहुत ही छोटा सवाल है मुझे जवाब देंगे। मुझे सच में नहीं पता इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। केक उसका था, शो का था, कलीग का था, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट। मुझे नहीं पता उसमें वो बस किसके लिए केक था और क्या शो का केक था, नहीं केक था। बहुत सारे हम लोग अपने शो में बर्थडेज एनिवर्सरी सच में कहानी में मनते रहते हैं, तो हो सकता है उसका हो, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ओके अविनाश की अगर मैं बात कहूँ तो कितने रियल कितने ऑर्गेनिक जो उनकी पर्सनैलिटी जो देखने को जो मिल रही है, क्या वो वैसे ही हैं या रियल में अविनाश की पर्सनैलिटी कुछ और है? उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओके सो इसमें मुझे लगता है कि भाई देखिए हर कोई रियल होने के लिए तो जाओगे तो हम लोग की रियल लाइफ बहुत बोरिंग होती है। तो जब आप एक शो में गए हो, एक गेम शो है, तो वहाँ पे आपसे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन है कि आप उस गेम को इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप उस गेम को मज़ेदार बनाना भी आपका, एंटरटेन करना रियल ही नहीं है आपकी जिम्मेदारी, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे गए हो। तो मुझे हमेशा वो लगता है कि और कोई भी जाएगा वो कोशिश करेगा कि उसको अपनी तरफ से ऐसा क्या दे सके कि वो चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सके। अगर आप पूछो कि रियल लाइफ में क्या अविनाश एक आलू की टिक्की के लिए लड़ाई करेगा, तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन आई वुड अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उसने सोचा कि इस चीज़ का मुद्दा बनाया जा सकता है और इस चीज़ को ड्रामे के, मतलब फॉर मी बिग बॉस स्टार्टेड विद दैट आलू की टिक्की वाला एपिसोड। उसके पहले लोग कुछ भी कर रहे थे, लोगों की पर्सनल एक एक दो लोगों के क्वेश्चन बने थे। उस एक सिचुएशन ने सबको सबके साइड्स को डिसाइड कर लिया क्या होना है। सो अगर पूछो कि रियल में वैसा है तो हाँ कुछ अंश दिखेंगे आपको रियल में। उसके क्या है कि पूछो कि रियल में वो आलू की टिक्की पे लड़ाई का रियल में बोलेगा मैं विलन हूँ, मैं खाना नहीं दूंगा किसी को, तो ऑफ कोर्स नहीं। रियल में कोई एक गर्लफ्रेंड होगी तो वो दूसरे के साथ फ्लर्ट करेगा, मे बी वो कर सकता है शायद, आई डोंट नो। मतलब ठीक है, बाकी मस्त अच्छा इंसान है यार, रियल है उसका, जो चीज़ें रियल है वो रियल है आपकी। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको बनानी पड़ेंगी ना, नहीं तो हाउ आर यू। बग्गा जी थे सबसे रियल वहाँ पे, तो देख लो रियल क्या क्या निकलता है उनका। सो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़े, उसके लिए उसका जो दिमाग लगा उसने किया। लेकिन जो भी
कर रहा है, हर कोई अपनी पर्सनैलिटी पे ही करेगा ना। जैसे करण ने भी ड्रामे की, हर कोई कर रहा है, उसने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीज़ें निकाली, शुभ ने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से निकाली, उसी तरह अविनाश ने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से निकाली। परसों जो सवाल जवाब का जो कारवां जो वहाँ पे हुआ, जो कई सारी बातें आपसे पूछी गई और कई सारी बातों का आपने रिएक्ट किया और उस पर रिएक्शन किया, क्या बात आपको सबसे ज़्यादा चुभी वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो हम माहौल देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब, फिर आपका कुछ काउंटर, फिर लोगों का कुछ काउंटर, फिर उनका कुछ कहना, आपका कुछ कहना, जो आपको लगी है कि एक नैरेटिव की बात आई थी और आपने वहाँ पे एक जिक्र भी किया था कि आज माइक आपके पास में है तो आप ये बात कर रहे हो। जो बात आपको लगी हो कि यार कि कहीं ना कहीं एक ना ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा गलत सेट हो रहा है, वो क्या था? नहीं, यही वर्ड जो है ना कि जो सवाल मुझसे पूछा गया अविनाश को लेकर, पहला सवाल कि अविनाश एक नंबर के घमंडी हैं, ये हैं वो हैं, जो भी वोमनाइज़र हैं और बदतमीज़ हैं, उनको यहाँ रहने। मुझे लगा कि यार एज ए मीडिया मुझे बात ये चुभी ना, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप इल्ज़ाम ही लगा रहे हो, तो फिर मुझे क्यों बैठाए हो? आपको तो पता ही है कि वो ये वो सवाल की तरह सवाल नहीं लग रहे थे, इल्ज़ाम की तरह लग रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग है, मे बी मैंने ये वाली चीज़ें ज़्यादा की नहीं है मीडिया के साथ इंटरेक्शन, बट आई थिंक मीडिया हैज़ टू बी बिट लेस इमोशनल। मुझे वहाँ पर बहुत इमोशनल मीडिया लग रही थी, जैसे वो भी एक हिस्सा है रैदर दैन कि एक ऑब्जेक्टिव लोग हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो आप सवाल जवाब नज़र रखे हुए हो, आप सवाल कर रहे हो लेकिन अपना आप भी इफेक्ट हो रहे हो उस सवाल से। मुझे ऐसी फीलिंग लगी मुझे कि शायद थोड़ा सा वो और प्रोफेशनल हो सकता था सेटअप, बट आई डोंट नो, मे बी इसी तरीके से चलता है, सो मुझे नहीं पता। दैट्स इट। सो जी, जिस तरह से आपने बताया कि यार कि वो लोग ज़्यादा, ऐसा लग रहा था आपको कि शायद वो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ज़्यादा हार्मफुल बात कर रहे हैं, जो शायद किसी इंसान के दिल पे लग सकती है। बट ऐसा नहीं लगता कि दर्शक जब इतने लंबे समय तक किसी एक शो को देखते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लोग हों, कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के साथ में उस कंटेस्टेंट के साथ में कहीं ना कहीं दिल से जुड़ जाते हैं, इसलिए वो इतने दिल से सवाल करते हैं। वहाँ पे एक सवाल उठा, एक वहाँ पे जहाँ पे एल्विश कहते हैं कि यार के सारे यहाँ पे सवाल जो हैं सब फेवरेट वाले हैं और सारे के सारे पेड मीडिया है और कई सारे लोग हैं, उनके कई सारे पीओवी थे कि तुम्हारे सवाल करण को लेकर क्यों नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो सवाल हुए वो कहीं ना कहीं गलत थे? हाँ, तो इस पे देखिए, मैं आपसे अभी अब हम लोग जब कैंडिडेटली बात करें तो भी मैं आपसे यही कहता कि उन सवालों के साथ जो भी मोस्टली आप लोगों ने पूछा, मैं काफ़ी समय तक साथ में ही था, क्योंकि शो मैंने पूरा देखा है, तो मेरे मन में भी वही सवाल आ रहे थे, जो कि अगर आप करण के फॉर्म में ऐसा लग रहा था मीडिया, तो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस भी काफ़ी करण के फॉर्म में चल रहा है। अविनाश को लेकर जो चीज़ें आ रही थी वो ऐसा लग सकता है, ईशा को लेकर जो चीज़ें आ रही थी एपिसोड्स में देखा ऐसा लग सकता है, तो मुझे उस पॉइंट पे नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई एक तरफ से गैंग अप होकर बैठे हुए किसी के लिए, ये मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब मीडिया की, भाई मीडिया वाले भी अपने आप, हम किसी और को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, अपने आप को भी ना दे सर्टिफिकेट। हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, तो आई हैव ए फीलिंग कि हर जगह पे होंगे भाई, कुछ लोग पेड भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, नॉट अटैकिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, हर जगह पे हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा सपोर्ट की आपने बात की थी स्टार्टिंग में, जो एल्विश कर रहे हैं रजत को लेकर, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? तो भाई देखिए, वो ऑफ कोर्स भाई दोस्त होने चाहिए, सपोर्टर्स होने चाहिए, लेकिन मुझे एल्विश के टेक से बहुत बड़ी एक बेसिक कोर में एक तकलीफ है कि जैसे वो बोला भाई मेरा भाई है, मैंने शो देखा नहीं है लेकिन मैं तो सपोर्ट करूंगा जिसको जो करना कर, उसमें मेरा थॉट है कि वो रजत की ही मेहनत को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ऐसा बात है कि रजत कुछ भी ना करे, वो सोते रह जाते, वो नहीं आते, वो बाथरूम में पड़े रहते, कुछ भी करते, भाई मेरा तो भाई में, तो भाई उसकी जो मेहनत है, जो रजत ने जो मेहनत खुद की है, आप अपनी ही भाई की मेहनत को अंडरमाइन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई शो का मतलब नहीं। जो लोग इतने दिनों से इस शो के साथ 104 105 दिनों से जुड़े हुए हैं, उनके देखने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग तो फिर ये शो बना ही क्यों रहे हैं? बिग बॉस इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? कलर्स वाले इतना पैसा ही क्यों खर्च कर रहे हैं? सलमान सर को इतने मेहनत से बुलाया क्यों जा रहा है वहाँ पे? तो आप ये सीधे के सीधे लास्ट में सारी की सारी आर्मीज़ को खड़ा कर दो, आर्मी नेवी एनएसजी जो भी होते हैं इन लोगों की, और उनको आपस में बोल दो जिसको वोट करा सके, क्योंकि उसकी मेहनत रजत की इंपॉर्टेंट ही नहीं है एल्विश के लिए, कि बस भाई करना है तो करना है टाइप से। तो मुझे इस टेक से प्रॉब्लम है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट खेलने हम लोग जाते हैं, फिर क्रिकेट का जो रिजल्ट होगा वो किसने कितने रन बनाए वो डिसाइड नहीं करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि कमेंट में, लाइक्स में किसको कितने आ गए। तो भाई अगर हार्दिक पांड्या को ज़्यादा लाइक्स आ गए तेंदुलकर से, तो हार्दिक पांड्या को बना दे, चाहे उसने सेंचुरी सामने वाले बंदे ने। तो वो बेसिक कोर में तकलीफ है मुझे, फिर स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ। एक बात और कही थी कि यार अगर इतना डर लगता है यूट्यूबर्स से तो मत बुलाओ शो पर। हाँ, मतलब कि देखिए, अब ये तो लालच, फाइनली तो नंबर गेम है भाई, सबको अपने रेटिंग चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, बट है ये तो कैच 22 सिचुएशन है, ये सही बात है। हम उसको बुला ही इसलिए रहे हैं, चैनल ने उसको बुलाया इसलिए है क्योंकि उसकी वो फॉलोइंग है, वो फॉलोइंग वो है क्योंकि उसने ये पालने वाली बहुत सारी हरकतें की है। तो अब जब बुला रहे हो पालने के ऊपर में, इसी चीज़ को देख कर आप बुला रहे हो, अब मैं ये कलर से सवाल कर रहा हूँ, जब इसी बात में इसको बुला रहे हो तब उस बात में क्यों जज कर रहे हो? जब वो यहाँ पे पालना कर रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू डू दैट,
और जैसे वो करता है आप उसको क्वेश्चन करते कि ये क्यों कर रहे हो, तो ये तो थोड़ा वहाँ पे बैठ के वहाँ पे एक चीज़ फील नहीं हुई कि रजत बहुत अच्छा कर रहा है गेम के अंदर, जहाँ पे उसको ज़रूरत है वो बोलता है, अपना स्टैंड लेता है और उसका घर के अंदर कंट्रीब्यूशन है, कर रहा है वो घर के अंदर, दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्टैंड लेना है वो सारी चीज़ें सब कुछ हो रहा है। बट एल्विश ने आके कहीं ना कहीं एक गेम थोड़ा सा उनका थोड़ा सा छेड़ दिया है वहाँ पे। बिल्कुल मैं टोटली अग्री करूंगा। वो इनकी जो भी है, जैसे मैंने बोला आर्मी, एनएसजी, सीआईए जो भी होंगे वो तो जो करेंगे सो करेंगे, बट एक गेम के पॉइंट जो कि मतलब मैं खुद को अपने आप को इस सीज़न में उसमें शामिल करना चाहूँगा क्योंकि मैंने पूरे एपिसोड देखे हैं और रजत मुझको भी काफ़ी पसंद है, वो बहुत अच्छे से खेला है। आई थिंक फैमिली वाले राउंड में जो सबसे अच्छा खेला वो उसने खेला, जो उसने मम्मी के साथ जो अपने पूरी हार्ड इमेज को जो उसने गुल्लू इमेज में जो कन्वर्ट किया, दैट वाज लाइक अ मास्टर स्ट्रोक आई थिंक। तो वो चीज़ को ना वो एल्विश ने अंडरमाइन किया मेरे ख्याल से। जिस इंसान की सपोर्ट को आया है उस इंसान को सपोर्ट से ज़्यादा आप अपना वो दिखा कर चले गए हो कि भाई ये कुछ भी कर ले हम तो जिता कर चले जाएंगे। सो आई थिंक दैट वाज वेरी अनफेयर स्पेशली टू रजत, मतलब पूरी ऑडियंस के तो हाँ ही हाँ, लेकिन रजत के लिए भी वो अनफेयर था। ओवर कॉन्फिडेंट लगे वहाँ पे एल्विश आपको? ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, कि मतलब ठीक है यार कि जो करना है कर लो। एक उनका एक स्टेटमेंट है वहाँ पे, एक डायलॉग था रजत का, कोई भी हो कहीं से भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता देख लेंगे, ठीक है। एल्विश उसको 2 कदम और आगे लेकर गए हैं, कोई भी कहीं से भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ टीवी वाले बॉलीवुड वाले सबको देख लेंगे। राइट। देखिए जब रजत वो कर रहा है तो वो गेम का हिस्सा लग रहा है, जो एल्विश वो कर रहा है ना वो कुछ और ही लग रहा है, वो कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम मैटर नहीं, गेम डज नॉट, बिग बॉस डज नॉट मैटर, ये किधर भी होगा कुछ भी होगा वो तो जीतेगा। तो वो जो रजत कर रहा था वो अपने एक इमेज, मतलब अपना एक पर्सनालिटी, एक यूएसपी, एक कैरेक्टर लेकर आया था। वो उसके अंदर कभी हार्श होता था, कभी सॉफ्ट होता था, कभी गुंडा बनता था, कभी बच्चा बन जाता था, वो कर रहा था। जो एल्विश ने किया, आई डोंट थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड। एल्विश शुड हैव मेंटेन दैट स्टैंड कि रजत हैज प्लेड सो वेल, तो क्यों नहीं करेंगे मेरे फैन सपोर्ट और क्यों नहीं करेंगे। इट वाज सच ए सिंपल नाइस हम्बल थिंग टू से, जिससे उसका काम भी पूरा होता, उसकी जो ज़रूरत थी रजत का सपोर्ट वो भी मिलता, सही तरीके से मिलता। अभी जो वो कर रहा है तो लग रहा है कि अभी हमें देख मतलब एक जंग की बात कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। रजत ने अपने आप से काफ़ी अच्छा खेला था, तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर अविनाश सोलो गेम खेलते, ईशा के सपोर्ट में ना आते या ईशा के साथ में ना खेलते, तो अविनाश का गेम और थोड़ा बेटर होता? नहीं, आप उठाया डिफरेंट ओपिनियन। आई थिंक ये अविनाश का जैसे अक्यूट लगा ना, शायद वो गेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबको भाई एक चीज़ देख रहे हो, एक घर देख रहे हो, 2 क्यूट से लोग आपस में जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, दोस्ती की बातें कर रहे हैं, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, तो वो बनता। वो ईशा ने भी, या ईशा भी सुंदर सी लड़की है, बहुत सारा काम किया हुआ है, उन दोनों की इक्वेशन साथ में सच में दोनों बहुत क्यूट लगते थे। हु नोज़ कि जब वो बाहर निकलेंगे जीते या नहीं जीते, लेकिन वो अपने हैशटैग की वजह से एक एज ए कपल वो बहुत ज़्यादा वर्क कर जाए। तो आई थिंक कि वो ईशा और अविनाश का जो हुआ नंबर 1 वो बहुत ऑर्गेनिक भी था। ऐसा नहीं लगा कि मुझे विवियन का तब भी लगा कि वो डिसाइड कर रहा था कि करण के पास जाऊँ, इधर जाओ, अच्छा ठीक है अविनाश के पास चले जाता हूँ, लेकिन इन लोगों का इनकी जो दोस्ती थी मुझे बहुत ही ऑर्गेनिक लगी। और जो भी हुआ मे बी उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। अगेन अगर वो एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, हम डेली शो में लड़का लड़की के हम सीन्स बनाते हैं रोमांस के, तो वो तो करते हैं ना कन्विक्शन के साथ में, तो ये भी कर रही थी। दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ देम। बहुत सारे लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि दोनों के अपने अपने एक रिलेशनशिप है घर के बाहर। अविनाश किसी को डेट कर रहे हैं, ईशा किसी को डेट कर रहे हैं, और फिर घर में जो बॉन्ड बनता है वो नज़र आ रहा है। तो कहीं ना लोग, ऑडियंस थोड़ी सी ना कंफ्यूज है कि भाई वो रियल है कि ये रियल है। अब आई डोंट नो कि क्या रियल है ये। अगर आप दोस्त हैं, आप थोड़ा बेटर वे में बता पाएंगे? देखिए 2 लोगों के बीच में जो चलता है वो बस 2 लोग जाते हैं, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, बट मैं इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये है कि थोड़ा सा रियल भी है, थोड़ा सा वो भी। ये काम करने के लिए आप गए हो, देखो उनका नंबर 1 एम उस घर में जाने का ये नहीं था कि वो अपने लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे थे। उनका नंबर 1 एम उस घर में ये जाने का था कि अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सके, और इस इक्वेशन को बनाकर अपने उस एम में वो कामयाब हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। दैट वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय देम एंड दैट दे हैव डिलीवर्ड। वो अच्छे लगते हैं क्यूट में, तो वो अपने आप से नहीं लगे हैं, उन्होंने मेहनत किया है वो चीज़ करने के लिए। जो भी हम देखते हैं उन लोगों को एक क्यूट कपल के रूप में, उनकी वो मेहनत है। तो अगर वो रियल है नहीं रियल है, मतलब मुझे सच में नहीं फ़र्क पड़ता है। एज एन ऑडियंस मैं एंटरटेन हुआ। अब उसके बाद वो बाहर आकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपने पुराने कोई हैं तो उनके पास जाएंगे, आपस में रहेंगे, नहीं जाएंगे, सिंगल रहेंगे, जो करेंगे ये उनकी इच्छा है। आई एम नॉट बॉदर्ड एज एन ऑडियंस, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। घर के अंदर मीडिया गई, घर के अंदर ऑडियंस गई, और घर के अंदर और सोशल मीडिया पे के बाहर पे एक बातें होती हैं, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, पीओवीज़ रखते हैं, आपस में बातें करते हैं कि ये कंटेस्टेंट के बारे में ये एक ईशा को ना घर के बाहर एक टैग दिया गया है, चुगली गैंग की सरगना। ऐसा कहा जा रहा है कि सबके बारे में बहुत ज़्यादा चुगली करती हैं, वो बातों के मतलब बदल के बताती हैं कि मैटर कुछ और है, बोला उन्होंने कुछ और। जो एक करण का एक इंसिडेंट हुआ था बीच में, मैं तुम्हारे साथ में चीप हो जाऊंगा और समथिंग। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? कहीं ना कहीं
ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शो के अंदर आप हो जो भी हो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, एक मेकर्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सनल काम पर या काम पर इफेक्ट करती हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो? देखिए ऑफ कोर्स यार, लोग आपको नज़र से, मुझे बिग बॉस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहता है कि एज ए लीड अगर आप जाते हो, एज ए लड़की स्पेशली, और अगर आप लीड हो तो आपको अपने करियर के एंड में करना चाहिए बिग बॉस, क्योंकि एक बार आपने ये कर लिया तो अब आपको वो संस्कारी लड़की बहू बेटी के फॉर्म में एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। वेब में शायद आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो टीवी में आप कर रहे थे ना, वो अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक इमेज, एक बबल बना कर रखते हैं अपने डेली सोप की हीरोइंस का, जो वो बहुत गुड होती हैं डिफरेंट वे, तो वो टूटता। तो मेरा वो पर्सनल व्यू है, बाकी ईशा ने ये किया है तो ज़रूर कुछ सोच के ही किया होगा। जहाँ तक चुगली वाली आंटी की बात है, आई थिंक उसके ऊपर चुगली वाली आंटी का लेबल इसलिए लग रहा है, सबने की है चुगली, सब करते ही है, शो ही वही करेंगे क्या सुबह से शाम तक। लेकिन वो चुगली करने के बाद जो कॉन्फ्रंटेशन का जब टाइम आता था ना, उसमें वो लगता था कि अविनाश के पीछे खड़ी हुई है, तो इसके वजह से आई थिंक वो चुगली वाला आंटी का टैग उसके ऊपर ज़्यादा लग गया। लेकिन एक दो बात पे ना मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। जो पीरियड वाली बात थी शुम को लेकर, वो मुझे लगा यार ये कन्वीनियंस का मैटर बना देते हैं। मतलब अगर उसने बोल दिया कि पीरियड्स हैं तो क्या हुआ, हमको भी होता है तो क्या हो गया। हम एक तरफ तो एड्स की थ्रू अलग अलग तरह से बताते हैं कि पीरियड्स हो जाए तो आप जिम भी कर सकते हो, आप काम पे भी जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो कोई भी कर सकता है, और दूसरी तरफ और वो चुम कर रही थी। तो मुझे फिर से लगता है कि ये बोल के आप चुम को अंडरमाइन कर रहे हो। वो इतनी मेहनत कर रही है और आप बोलेगे अच्छा उसको तुमको वो दे देना चाहिए था, वो कभी दे देना चाहिए था क्योंकि बेचारी को वो था। सवाल हर कोई कर रहा है कि विवियन ने गलत किया, विवियन ने, लेकिन कोई ये मुझे बता दे इसको विवियन को करना क्या चाहिए था। गेम दिया, मैं कह रहा हूँ कि ये तो गेम ही गलत था ना। तो अगर आपको सवाल पूछना बिग बॉस से पूछो, ऐसा सवाल क्यों, ऐसा सिचुएशन क्यों बनाया जहाँ पे एक लड़का और लड़की फिजिकल जोर के उस टास्क को जीतने के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो फिजिकल जोर रहेगा, तो वो एक लड़का और लड़की को इस टास्क का क्यों हिस्सा बनाया। अगर ये टास्क बनना था विवियन और चुम के बीच में तो कोई ऐसा बनाता जिसमें फिजिकल नहीं दिमाग चलता या कुछ और चलता टाइप्स का। तो इसमें बिग बॉस पे सवाल उठाइए, विवियन पे सवाल उठाना, किसी और पे सवाल उठाना। मैं कहता हूँ वो पीरियड वाली बात मुझे नहीं लगता कि अगर ईशा ने बोला ऐसे लड़की बोल रही है, कम ऑन, वो भी इतने साल तो कर सकती है ना, करती है वो, तो अभी क्यों अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको यूज़ कर ले रहे हो यार। और अगर इतना पीरियड्स का प्रॉब्लम था चुम को तो छोड़ देना था गेम, कि नहीं हो पा रहा, वो भी तो पकड़ ही रही ना पूरे के पूरे जोर से। सो आई हैव थॉट कि वो अगर ईशा ने कुछ कहा है अनकंफर्टेबल लगता है सुनने के लिए, ऐसा लगता है पीरियड्स पे जैसे कोई लड़की बोले हमको तुरंत उससे सिंपैथी कर लेनी चाहिए, ये हमारा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता। बट आई एम विथ मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी रेज कर सकता है अगर चाहो, कि आप एक तरफ बोलना चाहते हो कि डज नॉट मैटर, और कन्वीनियंस पे ये वही वाली बात होती है, लड़की इक्वल है, लेकिन बस पे जाएंगे तो लड़की के लिए लेडीज़ ओनली वाली सीट पे बैठा दो, दोनों तो ये नहीं होगी। इक्वल हो तो फिर पूरी की पूरी इक्वलिटी पूरी मेंटेन करो, बस में जाओ और आप भी खड़े रहो वहाँ पे लेडीज़ ओनली सीट का खोजने की कोशिश मत करो। सो या दैट इज आपको ऐसा ही लगता है कि दूसरी तरफ जहाँ पे ऑडियंस कहती है कि ईशा का अपना कोई स्टैंड नहीं था, जो भी मुद्दे थे वो सारे के सारे अविनाश के थे, और ईशा सिर्फ एक साथ में गेम में यहाँ तक टॉप 6 तक आ गई है? बिल्कुल, मैं इस बात के लिए अभी नहीं डिसएग्री कर सकता हूँ। दैट इज़ राइट, ऑफ कोर्स उस गैंग का लीडर नॉट जस्ट ईशा का, आई थिंक विवियन का भी लीडर करण ही था। तो हाँ, मतलब उसका क्या होता ना कि बिग बॉस क्या, देखिए अभी होता क्या है, जो मुझे एज ए राइटर में जो अपना देखा, जो मेरी समझ में आया कि ये गेम क्या है। ये गेम क्या है कि ये जितने एक्टर्स होते हैं, क्यों विवियन आप बोलो ठंडर थोड़ा लग रहा है, करण या अविनाश ऊपर लग रहे हैं, जबकि विवियन इज अ बिगर एक्टर, ही हैज़ डन बेटर शोज, सब कुछ अच्छा सा दिखता है, बढ़िया फैन फॉलोइंग भी होगी आई एम श्योर। लेकिन ये इन लोगों ने, और करण उसके हिसाब से नहीं था उतना बड़ा, लेकिन वो सब कॉम्पिटिशन कब चल रहा था, जब करण और विवियन और अविनाश के सामने स्क्रिप्ट होती थी। तो विवियन में भी स्क्रिप्ट पे करण और अविनाश से बेटर है, या फिर करण से बेटर है क्योंकि उस एज ग्रुप पे अगर मैं जाऊँ। लेकिन जब स्क्रिप्ट नहीं होगी तब, और ये गेम जो है वो स्क्रिप्ट नहीं होने का गेम है, तब किसका दिमाग चल रहा है, ये बिग बॉस इज अबाउट दैट। और उसमें करण ऑफ कोर्स आगे निकला, विवियन के पास में स्क्रिप्ट नहीं थी, अगर ये स्क्रिप्ट में मिलता तो ही वुड हैव परफॉर्म बेटर देन करण, लेकिन ये स्क्रिप्ट नहीं थी तो इसलिए करण आपको बेहतर लगता है इस गेम के अंदर में। तो आपका मानना है कि मतलब जो करण जो है वो बेटर प्लेयर है कंपेयर टू विवियन? मतलब इस गेम में ये तो कोई भी अगर सिर्फ बाकी पॉपुलैरिटी छोड़ दे, आगे पीछे छोड़ दे, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ अगर ये 105 दिन मैटर करते हैं तो 100% करण इज ए बेटर प्लेयर दैन विवियन। कौन यहाँ तक आना डिजर्व नहीं करता था टॉप 6 तक आपके हिसाब से, और कौन ऐसा था जो यहाँ तक आ सकता था? दिग्विजय मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा और मौके मिलने चाहिए थे उसको, लेकिन तभी वो भी काफ़ी टाइम लिया था सेटल होने के लिए। वो अपना लुक टेक कुछ रखना चाहता था, इतना हो नहीं पा रहा था, जिस बैगेज के साथ वो आया था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उतना कर नहीं पाया वो चीज़। बट आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी जो मैं हर हफ्ते एक्सपेक्ट करता था वो एक आधी ऊपर नीचे होता था, लेकिन टॉप 6 में मैं मोस्टली इन्हीं लोगों को देख रहा था
जो अभी हैं आपके यहाँ पे। तो मतलब मुझे तो अपने पूरी की पूरी गिनती पता है कि टॉप 3 में होने चाहिए, मतलब बाकी तो दुनिया बताएगी जो होंगे लॉजिकली। टॉप 4 में तो डेफिनेटली रजत, विवियन, अविनाश एंड करण। अब उनका दिमाग लगे नहीं एक लड़की को भी डालना है तो अंदर, आई डू नॉट नो, लेकिन टॉप 4 के आपको ये लगते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको लॉजिकली विवियन जाना चाहिए बाहर, लेकिन अगेन लाडला है तो आई डू नॉट नो कि कितना वो चीज़ जाएगा। फिर वो फाइनल फाइट शुड बी बिटवीन, अगर सिर्फ हम परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं तो वो अविनाश, करण और रजत के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये 3 लोग हैं जिनका जिन्होंने दिशा दिया शो को। बाकी तो रिएक्ट करने, लड़ने झगड़ने, मारा पीटी सब करने के लिए, बातें करने के लिए, कॉमेडी सब आए, लेकिन इन तीनों ने हर सिचुएशन में एक दिशा देते थे जिसके ऊपर में कॉन्वर्सेशन होते थे। लेकिन बिग बॉस कहते हैं कि विवियन मेरा लाडला है, लेकिन क्या विवियन ऑडियंस के लाडला बन पा रहे हैं? आप ऐसा लगता है आपको? ये सवाल का जवाब तो फैज़ान तुमने ही दे दिया था और मैं तुम्हारे जवाब के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, वो नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हो सकता है जिनके वो लाडले पहले से हों तो वो लाडले रहेंगे। अब जब खुद का बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर भी निकले तो आपका बच्चा ही रहता है, लेकिन अगर इस शो के ऊपर हम जज कर रहे तो आई डोंट थिंक कि वो लाडला बन पाएंगे। नहीं बन पा रहे हैं मतलब? नहीं बन पा रहे हैं, आई एम श्योर, एंड बिकॉज उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है और ये शो बिना स्क्रिप्ट का था, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। अगर विनर बनते हैं तो क्या लगता है कि डिजर्विंग होंगे या नहीं होंगे? नहीं, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि वो बनने वाले हैं, और मतलब बनते तो डेफिनेटली डिजर्विंग नहीं होंगे। जैसे मैंने अपने 3 नाम बोले, मुझे उसमें से कोई भी बनता है तो मुझे लगता है वो डिजर्विंग होगा। और घर में यहाँ तक मतलब अभी तक की शुरुआत से लेकर अब तक की अगर मैं बात कहूँ तो किसकी जर्नी ने सबसे ज़्यादा आपको बोर किया है? वो कौन है? तो थे जो शुरू में सारे गए निकल गए। मतलब मैं नायरा से बहुत उम्मीदें थी मुझको कि मुझे लगता है कि कुछ तूफान लेकर आएगी, पता नहीं, दिखी नहीं। अब वो हम तो 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, हो सकता है 24 घंटे करती होगी, नायरा नहीं दिखी। तो मुझे लगा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। तो बग्गा जी तो मतलब कैसे कितनी दूर तक आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है उनका। पता, मुझे लगता है उनका पता ही नहीं चला कि ये भी हैं, तो आगे बढ़ते चले गए। मतलब अगर एक नाम लेना है तो बग्गा जी। यहाँ घर में जो अभी जो कंटेस्टेंट हैं, अगर उनकी जर्नी में से अगर बात की जाए तो वो कौन होगा जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगी हो, जिनकी कहानी? ये तो मुश्किल सा सवाल है आपका कि इन 6 लोग, मुझे लगता है कि ये इसका जवाब सच में मैं नहीं दे पाऊँगा। आप बोलो सबसे इंटरेस्टिंग किसकी लगी, उसका बोरिंग तो यार सब अपने अपने टाइम पे चुमका अपना कुछ अलग फ्लेवर देखा गई है। ईशा भी जितना आप बैश कर लो उसको, लेकिन वो भी अपना पूरा फ्लेवर देखा गई है। रजत, करण और अविनाश का तो बात ही नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि आज सच कोई बोरिंग। अच्छा ओके, जवाब है विवियन। सॉरी मैं भूल गया था इतना बोर किया कि मैं भूल गया था टॉप 6 में। ज़्यादा बोल रहा हूँ कि विवियन के लिए डालना मत। इंटरेस्टिंग बताइए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसकी कहानी लगी आपको? देखिए, मुझे अगर पूरा टोटल बोले तो मैं अविनाश को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगेन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण मेरे लिए नंबर 1 है। नंबर 2 मेरे लिए अविनाश है। नंबर 3 मेरे लिए रजत है। नंबर 3 हाँ मेरे लिए रजत हैं। रजत और चुम में मेरे लिए कॉम्पिटिशन है। फिर उसके बाद चुम है, उसके बाद ईशा है, उसके बाद या ऐसा कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अविनाश नहीं जीतते हैं तो आप करण को विनर बनते हुए देखना चाहेंगे? हाँ, मतलब परफॉर्मेंस पे मैं तो बन कोई भी जाए, मेरे तो घर का क्या जाता है, लेकिन डिजर्व वो करता है। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए राइटर बोल रहा हूँ ये, मुझे उसने एज ए राइटर, एज ए ऑडियंस बोलो, मुझे उसने काफ़ी एंटरटेन किया है। लास्टली अविनाश के ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं उनको? सिर्फ 1 दिन का वक्त है यहाँ पे बोर्ड्स का और विनर के अनाउंसमेंट को लेके, जो भी आप कहना चाहें डायरेक्टली आपके ऑडियंस से। ओके, आप वोट करो, और वोट जितना कर सकते हो उसका सपोर्ट करो। और सिर्फ 1 दिन की बात नहीं है, ये एक ट्रॉफी की बात नहीं है। अविनाश ने जो अपना पूरा तरीके से एंटरटेन किया है, और उसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस वहाँ पे रहा था कि वो कैसे नए तरीके से आपको एंटरटेन कर सके। उसकी वो मेहनत, उसकी वो पैशन, उसकी वो कमिटमेंट टू एंटरटेन यू गाइज, वो पूरे की पूरे 100% दिखती है। कभी सही होगा लड़का, कभी लड़खड़ाएगा, लेकिन अपना समझ को उसको सपोर्ट करते रहना। और ये सपोर्ट बिग बॉस के अगले 2 दिन पे नहीं रुकना चाहिए। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग हिम, और उसी तरह से किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने में एक प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अविनाश नाउ एंड फॉर एवर। कल आप मिले भी, शीशे के आर पार से आप दोनों की बात भी हुई,
क्या लुक एक्सचेंज हुए, क्या बातचीत आप दोनों के बीच में हुई? बहुत सिंपल लुक एक्सचेंज हुआ, क्योंकि हम लोग की एक वाइब है, हम लोग थोड़ा सा टेक्नो पार्टी करते हैं लाइफ में, अगर वो तो हमारा लुक एक्सचेंज हुआ। हमने ऐसे 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 किया कि बाहर आओ टेक्नो पार्टी करेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो, पार्टी शुड ऑलवेज गो ऑन। थैंक यू सो मच वेद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत खुलकर एंड बहुत क्लियरली आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं शो को लेकर। थैंक यू फैज़ान सो मच, आपने इस इंटरव्यू को मुझे लिया, और आई होप कि ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था इस तरीके का, सो आई डिड नॉट डिसअपॉइंट यू, और कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी इस इंटरव्यू में से। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारे बैड कमेंट्स मिलने वाले हैं भाई, फिर से पेड मीडिया वाला टैग लगने वाला है। प्लीज़ मेरे पास कमेंट नहीं आते, मेरे सिर्फ 600 फॉलोवर है, तो जो भी है अच्छा बुरा सब वेलकम है दोस्त। थैंक यू भाई।